कल अपन ने पाठ 6 में पढ़ा था कि भारत के कपड़े का पूरे विश्व में कितना बोलबाला था, यह भारत का कपड़ा विश्व में ये और यूरोप के पूरे देशों में कितना मशहूर था। आज हम पढ़ेंगे शब्दों के इतिहास में छिपा है। अब भारत का जो कपड़ा था, सूती कपड़ा, वो अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से जाना जाता था और उसी नाम से उसका इतिहास बना है। तो कैसे बना उसका इतिहास? तो अलग अलग जगह पर ये कपड़ा बनता था और उस जगह के नाम के आधार पर ही उस कपड़े का नाम यूरोपीय देशों में रखा गया। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा पहले मौजूदा इराक के मौसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़े को मसलिन कहने लगे। अब यूरोप से कई कंपनियां भारत आती थी व्यापार करने के लिए और उन्होंने यहाँ से सूती कपड़ा लिया। अब सूती कपड़ा कहाँ से लिया उन्होंने? इराक में उन्होंने भारत का सूती कपड़ा देखा। इराक का एक शहर है मौसूल, वहाँ पर उन्होंने भारत के सूती कपड़े को देखा और इसी आधार पर उन्होंने मौसूल शहर के नाम के आधार पर ही भारत के सूती कपड़े का नाम रखा था मसलिन, जिसे हम मलमल कहते हैं। तो इसी तरह इराक के मौसूल शहर में भारतीय कपड़ा पाया गया, देखा गया, तो इराक के लोगों ने इसे क्या नाम दिया? मसलिन। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया मसालों की तलाश में। फिर बाद में पुर्तगाली हमारे भारत में आए थे, वो भी व्यापार करने के लिए आए और वो मसालों के लिए आए थे कि भारत में जो मसाला बनता है, जैसे काली मिर्च है, इलायची, गरम मसाला है, तो ये मसाले डालने से सब्जियां बहुत टेस्टी हो जाती है। तो इसी वजह से वो भारत आए थे, पुर्तगाली भारत आए थे मसाले का व्यापार करने के लिए। तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। अब उन्होंने भारत में एंट्री कहाँ से की थी? भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी तट है केरल के तट से, जहाँ पर एक जगह है कालीकट, वहाँ पर वो आकर उन्होंने वहाँ से भारत के अंदर आए थे। ठीक है, यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। अब जब वे यहाँ मसाला खरीदने के लिए आए थे तो उन्हें यहाँ पर भारत का सूती कपड़ा दिखाई दिया, बहुत अच्छी क्वालिटी का था। तो उन्होंने कहा ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है, इसको अपने देश ले जाकर इसका भी व्यापार करेंगे। तो कालीकट से निकले शब्द को अब उन्होंने, पुर्तगालियों ने ये कपड़ा कहाँ से खरीदा था? कालीकट से। केरल का एक शहर है जिसका नाम है कालीकट तट, वहाँ से उन्होंने ये कपड़ा खरीदा, सूती कपड़ा। तो कालीकट से निकले शब्द से कैलिको कहने लगे। तो पुर्तगाली इस शब्द सूती कपड़े को कैलिको के नाम से पुकारने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। तो अलग अलग जगह पर जब उन्होंने सूती कपड़ा प्राप्त किया तो उस जगह के नाम के आधार पर ही उन्होंने उस कपड़े का नाम भी रख लिया। जैसे इराक के मौसूल शहर से जब अरब वासियों ने ये कपड़ा सूती कपड़ा लिया तो उन्होंने उस नाम का मौसूल शहर के नाम पर उन्होंने सूती कपड़े का नाम रख दिया मसलिन। फिर पुर्तगालियों ने कालीकट में ये सूती कपड़ा प्राप्त किया था तो उन्होंने इसका नाम रख दिया कैलिको, क्योंकि ये कालीकट से प्राप्त हुआ था तो उन्होंने कैलिको रख दिया। तो अलग अलग जगह के अलग अलग जगह से प्राप्त करने के आधार पर, उन जगहों के नाम के आधार पर ही उस कपड़े का नाम भी उन्होंने वही रख दिया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजार में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं, जिसे 1730 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,90,000 थानों का ऑर्डर मिला और भारत का कपड़ा इतना मशहूर हो गया था, इतना लोकप्रिय हो गया था। तो उस समय में हमारे भारत को सूती कपड़े के कितने ऑर्डर मिले थे? 5,90,000। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते
तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया। मतलब उस समय अंग्रेज़ों के आने से पहले या ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले हमारे भारत में 98 किस्म का कपड़ा, सूती कपड़ा बनता था, सूती और रेशमी कपड़ा बनता था। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था, और वे यहाँ पर 98 तरह के किस्मों के कपड़े को देखकर उन्हें अपने देश ले जाते थे और वहाँ पर वो उन्हें ऊंची कीमत पर बेचते थे। देखो ये चित्र, ये बिल दिया गया है, एक बिल का चित्र है, इसमें 98 तरह के कपड़ों की क्वालिटी दिखाई गई है और ये बनाया गया है। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। अब कपड़ों पे जो छपाई की जाती है ना, वो वाले कपड़े भी थे। उन्हें ये व्यापारी शीट्स, कोसा और बडाना कहते थे, और जो ये छापे वाले कपड़े होते थे इन्हें वे अलग अलग नाम से जानते थे, जिसे शीट्स कहते थे, कोसा कहते हैं और बडाना के नाम से जानते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों का छींट शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह सब हिंदी के छींट शब्द से निकला है। छींट आप भी जानते हो ना, घर में सुना होगा ना, सूती कपड़े पर एकदम डार्क डार्क कलर में और ऐसे फूल पत्तियों वाला जो कपड़ा होता है उसे छींट कहते हैं। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई और 1680 तक हमारे भारतीय कपड़े की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। आकर्षक फूल पत्तियाँ, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से अब वे यहाँ से सस्ता कपड़ा ले जाते थे, क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद वहाँ की महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने हुए परिधान पहनती थी। तो मतलब हमारा कपड़ा भारत का इतना फेमस हो गया था। बडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। जो गुलीबंद वगैरह बांधते ना, उस तरीके का कपड़ा होता था जिसे बडाना कहा जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले बहुत सारे किस्म के कपड़े आते हैं जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता है। बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर। अब यहाँ पर ये कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर, यहाँ पर सूती कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता था। तो इस कपड़े को भी यहाँ पर जो कपड़ा बनता था तो इन शहरों के नाम के आधार पर ही उसे अलग अलग नाम से जाना जाता था। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे और उस समय में भारतीय कपड़े का बहुत बोलबाला था, बहुत मशहूर हो गए थे क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, कपड़ा बहुत सस्ता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां हमारे भारत से ये व्यापार करने लगी थी। अब कल हम पढ़ेंगे यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। अब भारत का कपड़ा इतना फेमस हो गया था कि पूरे यूरोप के बाज़ार में ये फैल चुका था। कब फैल चुका था? अंग्रेज़ों के आने से पहले।